तो क्या ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी देश को एक सस्पेंस मूवी की तरह चलाने के आदी हो गए हैं, कि वो कुछ ऐसा करेंगे और लोग कयास लगाते रहें? इसके बारे में आपकी क्या ये टिप्पणी? सभी देखिए, ये जो सत्तारूढ़ पार्टियां और सत्तारूढ़ नेता होते हैं, अ, वो अक्सर ऐसा करते हैं। इंदिरा गांधी ऐसा किया करती थी। जिसके पास मौका होता है, सत्ता में मजबूती से जमा होता है, वो मास्टर स्ट्रोक लगाने का अधिकार वो अपने पास सुरक्षित रखता है। परिस्थितियां भी उसके अनुकूल होती हैं। सत्ता में होना ही एक जो राजनीतिक, जिसे कहते हैं कि राजनीतिक धुरी है, उस राजनीतिक धुरी में पक्ष जो है, सत्ता पक्ष की तरफ ज्यादा झुक जाता है। ऐसा हमेशा होता है। विपक्ष थोड़े नुकसान में रहता ही है। उसके पास नीतिगत घोषणाएं करने का मौका होता है जो लोग सत्ता में होते हैं। और वो कभी भी जो शासन के बड़े बड़े उपकरण हैं उनको अपने पक्ष में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सरकार के पास ये संवैधानिक अधिकार है कि कभी भी वो विपक्ष का सत्र, वो सदन का सत्र बुला सकती है। विपक्ष के पास इस तरह का अधिकार नहीं है। वो मांग कर सकता है कि बुलाई जाए, लेकिन वो आदेश जारी नहीं कर सकता। तो वो कह सकते हैं कि हमारा हमारा अधिकार है संविधान का, तो और उस अधिकार का हम उपयोग कर रहे हैं। अगर वो थोड़ी देर से भी बताएं कि इस सत्र का एजेंडा क्या होगा, तो ज्यादा आप उनसे इस बात पे आपत्ति नहीं कर सकते। हो सकता है कि सत्र पूरी तरीके से सेलिब्रेटरी टोन का हो, यानी हमने चांद पे अपना यान भेज दिया है, और हमने G20 में सारी दुनिया के नेतृत्व का हम दावा कर सकते हैं। इस तरह की बात भी हो सकती है, इसमें बधाइयां हो सकती हैं। ये भी हो सकता है कि रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट, जो 1 अगस्त को पेश की गई, राष्ट्रपति को दी गई, उस रिपोर्ट से संबंधित कुछ हो जाए सत्र में। ये भी हो सकता है कि महिला आरक्षण को किसी तरीके से उस सत्र में पेश किया जाए। इसमें एक बात ये हो रही है कि जो मौजूदा संसद की सीटें हैं, उनमें आरक्षण न देके अलग से 133 नई सीटें महिलाओं के लिए उनकी संख्या में जोड़ दी जाए। तो ऐसा बहुत कुछ हो सकता है। जो एक राष्ट्र एक चुनाव वाला कयास लगाया जा रहा था, वो तो कयास अभी ठंडा पड़ गया है, क्योंकि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में एक कमेटी बना दी गई है और उसमें अभी बहुत समय लगेगा। जाहिर है कि वो एक बहुत लंबी लंबी प्रक्रिया है, लेकिन कुछ ना कुछ तो इस सत्र का भी चुनाव की दृष्टि से सत्तारूढ़ दल अपनी रणनीति के लिए उपयोग करेगा ही। तो रामनाथ कोविंद को एक समिति का एक अध्यक्ष बनाया गया, वो भी अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना ही है, क्योंकि राष्ट्रपति जब वो उनका कार्यकाल खत्म हो जाता है, तो हम्म। उनसे इस तरह के काम नहीं लिए जाने की प्रथा रही है। तो एक तरीके से ये रामनाथ कोविंद है, या फिर एक मुद्दे को उभारने के लिए देखिए, उनका सहारा लिया जा रहा है? देखिए, नरेंद्र मोदी की सरकार जब से आई है, तब से उन्होंने जो लोकतंत्र का जो लोकतांत्रिक परंपराओं की जो संहिताएं हैं, उन संहिताओं का पालन उन्होंने कभी नहीं किया। आप देखिए, जिस वक्त सदन में अविश्वास प्रस्ताव स्वीकृत हो चुका था, यानी अविश्वास प्रस्ताव पे बहस होनी थी, उस वक्त उन्होंने जो दिल्ली का ऑर्डिनेंस था, वो उन्होंने पेश कर दिया। अच्छा, दूसरे, पहले से बिना घोषित किए हुए, बिना सार्वजनिक जीवन में उस बात को लाए हुए, अक्सर वो बड़े बड़े महत्वपूर्ण और गंभीर बिल जो है उसकी चुपचाप तैयारी करते रहते हैं और अचानक सामने रख देते हैं। जैसे कि उन्होंने जो फौजदारी दंड संहिता है, उसमें संशोधन करने का किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, और उन्होंने कर दिया। नोटबंदी की घटना आपको याद ही है। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी वालों को कुछ नहीं पता था, यहाँ तक कि भारत के वित्त मंत्री को उसके बारे में नहीं पता था कि नोटबंदी हो सकती है। तो वो कुछ इस तरह की इनकी काम करने की शैली है इनकी। जिस तरह से राज्यपालों से काम ले रहे हैं, वो भी कभी नहीं हुआ भारत के इतिहास में। तो बहुत से ऐसे काम जो कर रहे हैं जिसमें स्थापित लोकतांत्रिक संहिताएं जो हैं उनका पालन नहीं हो रहा है। लेकिन अगर उनसे बहस की जाए तो हमेशा उनका तर्क होता है, हम तो संविधान सम्मत तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, संविधान में ये व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं के मुताबिक हम काम कर रहे हैं। तो उसके जवाब में ये तर्क दिया जाता है। तो उन्होंने ये दिखाया है कि वो अपनी संहिताएं बनाना चाहते हैं। वो कुछ पुरानी परंपराओं का उल्लंघन करके अपनी नई परंपराएं, अपनी नई रीतियां जो है उनको स्थापित करना चाहते हैं। क्या ये कह सकते हैं कि जो अभी केंद्र सरकार निर्णय ले रही है, जैसे कि संसद का विशेष सत्र बुलाने का,
वो एक तरीके से जो इंडिया गठबंधन है, उसकी जो ज़मीन मजबूत होती जा रही है, कम से कम वो लोग एक दिख रहे हैं, उसकी क्या प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार इससे थोड़ी घबराई हुई लगती है अपने निर्णयों में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये तो मान रही है कि 2024 का चुनाव इस चुनाव पूर्व गठबंधन के कारण ना 2014 ऐसा होगा ना 2019 जैसा होगा। ये अलग तरह का होगा और उसके लिए उन्हें अलग तरह की रणनीतियां बनानी पड़ेंगी, पहले से भी ज्यादा बेहतर तरीके से चुनाव लड़ना पड़ेगा और इस बात का अंदेशा हो सकता है कि कुछ प्रांतों में उनकी सीटें घट जाएं। मुझे भी नहीं दिखाई पड़ता और भाजपा के बहुत से विरोधियों को भी नहीं दिखाई पड़ता है कि भाजपा की कोई बहुत बड़ी पराजय की गारंटी अभी से बन रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये जरूर दिखाई पड़ता है कि भाजपा ने अपनी 275 सीटें जिन राज्यों में तकरीबन 95% या 100% परिणाम प्राप्त करके हासिल की थी, वहां पर थोड़ी थोड़ी भी कटौती अगर होती है तो भाजपा बहुमत से नीचे आ जाएगी। ये एक ऐसा अंदेशा है जो आज की तारीख में भाजपा को सता रहा है। तो एक तरह का एक ऐसा दुस्वप्न है, एक ऐसा नाइटमेयर है, जैसे कहीं 2004 ना घटित हो जाए। ये जरूर उनको लग रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं मानना चाहिए कि भाजपा बहुत परेशान है या बहुत घबराई हुई है या बहुत डरी हुई है या नरेंद्र मोदी पैनिक में है। इस प्रकार की बातें करना उचित नहीं है और ना ऐसी परिस्थिति कोई है। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में कोई बहुत लंबी चौड़ी गिरावट आई हो या थोड़ा सा कमी आई है, लेकिन कोई ऐसी चिंताजनक स्थिति हो, ऐसी कोई बात नहीं है। पिछले चुनाव में भी जब वो विधानसभा के चुनाव हार गए थे तो लोकसभा चुनाव उन्होंने अच्छी तरीके से जीता था। जब तक ऐसा एक बार 2024 में हो नहीं जाएगा कि भाई 2019 की 19 दोहराया नहीं जा पाएगा, तब तक लोग इस बात को मानते ही रहेंगे कि भाई इस बार भी वो वैसा कर सकते हैं। तो मैं अभी भी मानता हूं कि नरेंद्र मोदी अगला चुनाव अगर आज की कल की तारीख में चुनाव होता है तो नरेंद्र मोदी ही चुनाव जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी ही चुनाव जीतेगी। विपक्ष की एकता हो गई है, उस एकता को बहुत मजबूत करना है, व्यवस्थित करना है और उसको एक सांगठनिक संरचनागत रूप देना है और माहौल बंदी के लिए नैरेटिव सेट करने के लिए बहुत काम करना बाकी है। वो काम जब होगा तब कहीं जाके बात समझ में आएगी कि मोदी की सीटें कितनी कम होंगी। एक आखिरी सवाल ये मेरे मन में आ रहा है कि क्या रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में जो समिति बनी है, उसे सच में ये मान लेना चाहिए कि एक देश एक चुनाव का मसला ठंडे बस्ते में कुछ दिनों के लिए चला गया? या ये हो सकता है कि 2 हफ्ते बाद ही वो एक रिपोर्ट लेकर आ जाए कि ऐसे-ऐसे चीज़ें हो सकती हैं? मुझे पता नहीं है कि जो अधिसूचना जारी की गई है, नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उसमें उसमें इस कमेटी की कौन-कौन सी शर्तें और रखी गई हैं और उनके काम का दायरा क्या है, उनके रेफरेंस पॉइंट्स क्या हैं, ये मुझे पता नहीं है। लेकिन अगर उसमें ये है कि बहुत जल्दी ही उन्हें रिपोर्ट देनी है, उन्हें 15-20 दिन के अंदर ही एक रिपोर्ट दे देनी है, तब तो हम इस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि शायद एक देश एक चुनाव का जो आग्रह है उससे 2024 का चुनाव और विधानसभाओं को 5 विधानसभाओं को जो चुनाव होने वाले हैं, ये सब भी प्रभावित होंगे। बहुत सी बातें अभी तय नहीं है, जैसे ये नहीं, अगर एक देश एक चुनाव होता भी है तो वो कई तरीके से हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि उसमें पंचायत के और नगर पालिकाओं के चुनाव भी जोड़े जाएं। मतलब विधानसभाओं और लोकसभाओं के चुनाव को एक साथ कर दिया जाएगा और बाकी छोटे चुनाव अलग होते रहेंगे। एक तो ये तरीका हो सकता है। एक ही तरीका हो सकता है कि पंचायत से लेकर लोकसभा तक के चुनाव एक ही बार में। दूसरा पैटर्न ये हो सकता है। फिर ऐसा करने से कि राजनीतिक लाभ किसको होंगे? क्या एक तरफा राजनीतिक लाभ होंगे? सारे लाभ भाजपा और नरेंद्र मोदी के ही पक्ष में जाएंगे। जो विपक्ष है, जो गैर भाजपा शक्तियां हैं, उनको इसका कोई राजनीतिक लाभ नहीं होगा। जो स्प्लिट वोट की परिघटना है, इसमें एक वोटर जब जाता है तो जो चुनाव होता है उस चुनाव के हिसाब से सोच के मत देता है और दूसरे चुनाव में उसका मत बदल जाता है। जब वोटर वोट देने जाएगा, एक ही चुनाव में उसे कई वोट देने होंगे। उसे लोकसभा के लिए भी वोट देना है, उसे विधानसभा के लिए भी वोट देना है, उसे हो सकता है नगर पालिका के लिए की भी वोट देना पड़े। तो उस वक्त क्या हर बार 3 वोट देने में वो 3 तरीके से सोचेगा या 3 तरह की प्राथमिकताएं बना के जाएगा या एक प्राथमिकता उसकी अन्य निर्णयों पर भी काफी हावी होगी? उसका क्या परिणाम होगा? वो प्राथमिकता कहां से आएगी? वो किसी शक्तिशाली क्षेत्रीय नेता से प्राथमिकता उपजेगी या किसी राष्ट्रीय स्तर के शक्तिशाली नेता से प्राथमिकता उपजेगी? ये सब बातें अभी भविष्य के गर्भ में है। कोई नहीं कह सकता कि कोई नहीं कह सकता कि इसका जो विशुद्ध राजनीतिक परिणाम होगा वो क्या होगा।
ये जो भाजपा के पक्ष में सोचने वाला मीडिया है, वो इस बात को जरूर रेखांकित कर रहा है कि अगर एक देश एक चुनाव हो गया तो सारे पत्ते जो है वो नरेंद्र मोदी के पक्ष में ही गिरेंगे, सब कुछ उन्हीं के पक्ष में झुक जाएगा। इस प्रकार का चिंतन लगातार किया जा रहा है और मीडिया के जरिए उसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि वोटर मीडिया से पूछ के अपना चिंतन करता है। ऐसा नहीं है कि मीडिया वो टीवी देखता है, सोशल मीडिया देखता है और उसके बाद तय करता है कि उसे क्या करना है, ऐसा नहीं है। तो आगे हम इस पर और बातचीत करेंगे कि किस तरीके से जो ये एक देश एक चुनाव का मसला है वो लोकतंत्र के लिए, दलों के लिए फायदेमंद या नुकसानदेह चीज हो सकती है। पर आज की बातचीत को हम यही विराम देते हैं। बातचीत को खत्म करने से पहले मैं एक बार फिर से आप लोगों से कहूंगा कि अगर आप प्रोफेसर अभय कुमार दुबे की बातचीत को रोज सुनना चाहते हैं, उनकी विश्लेषण को रोज सुनना चाहते हैं, देश की राजनीति के बारे उसको आप सुनना चाहते हैं, तो आप नई परख चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर हम हर रोज इन मुद्दों पर बातचीत करते हैं। आज की इस बातचीत के लिए अभय सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल मिलेंगे और देश के राजनीति के अन्य मुद्दों पर फिर से बातचीत करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जरूर।